हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर। लाइफ एंड मिशन। सेहत खराब लेकिन संविधान निर्माण में रात दिन एक। बाबा साहब संविधान का प्रारूप तैयार करने काम में लग गए। वैसे तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे। वास्तविकता यह थी, लेकिन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्वपूर्ण और देशभक्ति का यह महान कार्य अकेले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हुए दिन रात संविधान लिखते के काम में जुटे रहे। आखिर उन्हें संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी या संविधान रचयिता क्यों कहा जाता है? इस संबंध में 5 नवंबर 1948 को संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी ने बाबा साहब की महानता का आभार जताते हुए भाषण दिया, जिसमें कहा, डॉक्टर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक का निधन हो गया, लेकिन उनके स्थान पर किसी को मनोनीत नहीं किया। एक ने इस्तीफा दे दिया तो वह जगह भर दी गई। एक सदस्य अमेरिका चले गए, उनकी जगह पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई। एक सदस्य अपने रियासतदारों संबंधी कामकाज में ही व्यस्त रहते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वह भी उपस्थित नहीं होते थे। एक दो सदस्य दिल्ली से बाहर के थे तथा इस काम में बहुत कम समय दे पाते थे। आखिर संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर जी को ही निभानी पड़ी। कृष्णमाचारी ने अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में कहा, आखिर संविधान का प्रारूप बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा और हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस कार्य को जिस ढंग से किया वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की कई बैठकों में केवल डॉक्टर अंबेडकर और उनके सेक्रेटरी ही मौजूद होते थे। अन्य कोई नहीं आता था और उन्होंने ही सारा काम संभाला। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण में अकेले ही कितनी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान चाहते थे, उसकी पूरी रूपरेखा संविधान सभा के सदस्यों को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले ही ज्ञापन के रूप में दे दी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी पर कई तरह के दबाव भी थे, जिसके कारण संविधान में कुछ बातें ऐसी भी डाली गई जिसे अंबेडकर नहीं चाहते थे। ऐसी लोकतंत्र विरोधी बातें भारी दबाव के कारण शामिल करनी पड़ी। पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहे दलितों की बड़ी चिंता हो रही थी। गरीब जनता बहुत बुरी दशा में फंसी हुई थी। महिलाओं व बच्चों की दशा बहुत खराब थी। उन्होंने दलितों को कहा कि सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए इस्लाम ग्रहण नहीं करें और जिन्होंने कर लिया है उनके साथ यहाँ आने पर पहले की तरह बंधुभाव का व्यवहार किया जाएगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए बाबा साहब ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें मांग की कि पाकिस्तान से दलितों को भारत लाने की भारत सरकार तुरंत व्यवस्था करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया वह इसके लिए महा रेजिमेंट को भिजवाए। आखिर बाबा साहब की मांग पर अमल हुआ और इन सैनिकों ने लगभग लाखों दलित स्त्री पुरुषों को
उस खतरनाक हालात में फंसे होने की दशा से छुड़ाकर भारत पहुंचाया। इस प्रकार बहादुर महार रेजिमेंट की वीरता से लाखों निर्दोष लोग बेमौत से बच गए। भारत पाकिस्तान में बंटवारे के साथ सांप्रदायिक हिंसा का वह बहुत ही दर्दनाक समय था। हालात ऐसी हो गई थी कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सरकार का कार्यभार संभालने का निवेदन कर दिया। इन दंगों में लगभग 6 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ 30 लाख बेघर हुए। दोनों ओर से हजारों लड़कियों का अपहरण हुआ। जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर दिया बेच दिया गया। बंटवारे के साथ दोनों ओर गहरे जख्म थे। देश के हालात इतने डरावने थे कि कांग्रेस को अकेले सरकार चलाना आसान नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी नेताओं का सहयोग लेने का फैसला किया। इसके बाद ही पंडित नेहरू ने बाबा साहब से मंत्रिमंडल में शामिल करने की अनुमति चाहिए। इन्हीं दिनों डॉक्टर पी नरसू की लिखी किताब एसेंस ऑफ बुद्धिज्म का 3रा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा, आज तक प्रकाशित सारे ग्रंथों में यह पुस्तक बौद्ध धर्म पर लिखी गई सर्वोत्तम किताब है। इस दृष्टि से मैं इस ग्रंथ की विशेष सिफारिश करता हूँ। लेखक नरसू प्रसिद्ध समाज सुधारक व मूर्ति पूजा विरोधी थे। 4 जून 1946 को दादर बंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता एन शिवराज ने की। फेडरेशन के कैबिनेट मिशन की सिफारिशों की निंदा की और एक साजिश बताया। बाबा साहब व सभी को यह एहसास हुआ कि प्रथम निर्वाचन के बिना दलित समाज के सच्चे प्रतिनिधि विधान परिषद के लिए चुनाव नहीं जीत सके। इसलिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। यह मांग फिर से सरकार से की गई और दलितों के हितों की अनदेखी की गई तो इस संबंध में फेडरेशन द्वारा सीधी कार्रवाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मीटिंग में दलितों पर किए हमलों व यशवंत राव के प्रिंटिंग प्रेस जलाए जाने की घटना की भी घोर निंदा की गई। विरोध प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में मोर्चे खोले गए। पूना, कानपुर और लखनऊ में तो आंदोलनकारियों की पुलिस से जमकर भिड़ंत हुई। दलित आंदोलनकारियों ने सभाओं और प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक को तोड़कर हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां दी। गांधी जी के हरिजन सेवक संघ ने जवाबी मोर्चा निकालने की धमकी दी। स्वयं गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को निरर्थक बताया। कांग्रेस के नेताओं ने भी डॉक्टर अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आंदोलन की खूब आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह जारी रहा। काम चलाओ सरकार की घोषणा। ब्रिटिश मिशन ब्रिटेन लौट गया। उधर वायसराय को कैबिनेट मिशन के लिए फैसलों के अनुसार अस्थायी काम चलाओ सरकार का गठन करना था। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर तथा वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों से जून के तीसरे सप्ताह 1946 में विदा ली। डॉक्टर अंबेडकर को इस विदाई समारोह में बंबई से दिल्ली जाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर मेंबर के रूप में सरकार तथा मजदूरों के कल्याण के लिए सराहनीय काम किया था। मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई फैसले लिए जो आज भी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।
महिला मजदूरों के लिए किए फैसलों के कारण भी बाबा साहब अमर हैं। लेबर के अलावा वह पीडब्ल्यूडी विभाग में देखते थे। देश में कई एयरपोर्ट उन्हीं के मार्गदर्शक में बने। उनकी कार्य क्षमता को देखकर भारत के तत्कालीन सेनापति ने अचंभा व्यक्त किया था। बाढ़ से होने वाले तबाही को रोकने के लिए कई बड़े बांध भी बनवाए। इन सभी कार्यों की वायसराय ने खुले दिल से डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा की। 25 जून को जब डॉक्टर अंबेडकर बम्बई वापस लौटे तो बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां उन्होंने संघर्ष तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसे नाकाम करने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर ही शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखना है। नए जोश के साथ दलितों को आह्वान किया कि अपने संगठित संघर्ष से सरकार को अपने संकल्प को बता दे, क्योंकि समाज सरकारी सेवाओं व सरकार में आपके अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। 29 जून 1946 को वायसराय ने काम चलाओ सरकार की घोषणा की और इस घोषणा के साथ ही ब्रिटिश मिशन इंग्लैंड लौट गया। आगे का काम वायसराय ने संभाला। हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के आधार पर अंतकालीन सरकार में कुल 14 सदस्य थे, जिनमें 5 कांग्रेसी सवर्ण हिंदू, 1 कांग्रेसी दलित, 5 मुस्लिम और फारसी सिख ईसाई। इनका एक एक प्रतिनिधि या एक बेहिसाब का प्रतिनिधित्व था। हिंदू मुस्लिम मतभेदों के कारण मुस्लिम लीग ने अंतकालीन सरकार संबंधी योजना को स्वीकार नहीं किया और 29 जून को काम चलाओ सरकार की घोषणा की। पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी। बाबा साहब को अब महसूस हुआ कि पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन में दलितों के हितैषी व असली प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सके और कांग्रेस के चापलूस दलित प्रतिनिधि चुन लिए गए। मिशन योजना में अछूतों की उपेक्षा किए जाने से देश भर के विशेषकर महाराष्ट्र के अछूत समाज में भारी आक्रोश था। आखिर 7 करोड़ लोगों के हितों की अनदेखी का अहम सवाल था। मिशन ने भी ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दिए संकेतों के आधार पर किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की स्वतंत्रता की राह में वीटो करने का अधिकार नहीं दिया जाए। मिशन के इस व्यवहार से दलितों में नाराजगी थी। बंबई के अछूत समाज ने 7 जुलाई 1946 को मिशन योजना के प्रति विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला। जुलूस काओसजी जहांगीर हाल की तरफ जा रहा था। वहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी। प्रदर्शनकारियों ने हाल की ओर जाने वाले कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाकर व नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। पुलिस ने जुलूस को हाल के पास पहुंचने से पहले रोक दिया। जब उनसे कहा कि कल गांधी जी अछूत नेताओं से मिलेंगे, तब जुलूस पास के मैदान में सभा में बदल गया। बाबा साहब गायकवाड़, बापू साहब राजभोज आज नेताओं ने अपने भाषणों में मिशन योजना, कांग्रेस की नीति तथा सरकार द्वारा अछूतों की उपेक्षा की आलोचना की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आह्वान पर 15 जुलाई 1946 को काउंसिलिंग हॉल और पूना के सेक्रेटेरिएट से आधा मील इर्द गिर्द सभा बंदी के कानून को तोड़कर
दलितों के प्रतिनिधित्व को बार बार नकारा था। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप सरकार ने 12 दिनों के बाद ही असेंबली का अधिवेशन स्थगित कर दिया। इन 12 दिनों में 1150 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए, जिनमें 128 महिलाएं थीं। इन सबका 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की सजाएं दी गई। इस सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल व अंबेडकर मुलाकात हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस के वे हरिजन नेता जिन्होंने अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत लाभ उठाया, वे अंबेडकर व उनके आंदोलन के खिलाफ बोल रहे थे। यही नहीं, उन्होंने अछूतों के बुनियादी मांगों की आलोचना भी करी। बाबू जगजीवन राम अंबेडकर विरोधियों में प्रमुख कांग्रेस दलित नेता थे। जब पुणे में सत्याग्रह चल रहा था, उस समय अंबेडकर बंबई में थे। 17 जुलाई को पुणे जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष कैबिनेट मिशन द्वारा हमारे हितों की अनदेखी करने के कारण शुरू हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कोई स्पष्ट व अधिकृत आश्वासन नहीं दिया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर युद्ध में सेनापति सेना के साथ रहे ही, अवसर आने पर वह भी गिरफ्तारी दे सकते हैं। कांग्रेस तो अंबेडकर के इस कदम तो सरासर गलत बता रहे थे। हरिजन सेवक संघ ने भी अंबेडकर के आंदोलन और लखनऊ में भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू कर दिए गए। संविधान निर्माते सभा में पहुंचे अंबेडकर। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार प्रादेशिक विधानसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा संविधान निर्माती सभा का गठन होना था। इसके लिए सदस्यों का चुनाव शुरू हो गए। बाबा साहब ने अपना नोमिनेशन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल किया। बंगाल विधान परिषद में कुल 60 प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। इनमें 27 समान वर्ग यानी हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिमों को तो अलग प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अनुसूचित जातियों को हिंदू के साथ जोड़ दिया। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। उससे कई दिन पहले बाबा साहब कलकत्ता पहुंच चुके थे। उन दिनों पंजाब के चर्मकार समुदाय के हजारों लोग कलकत्ता में लेदर बिजनेस करते थे, जिनमें काफी लोग आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति में थे। वे बाबा साहब के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करते थे, इसलिए वे भी बंगाल के दलितों के साथ बाबा साहब को बंगाल से जिताने में जुट गए। बाबा साहब ने वहां कलकत्ता में कई स्थानों पर समाज, राष्ट्र हित व गरीबों के हित में भाषण दिए। कलकत्ता शहर के तिल जिला रोड पर गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में लगातार 2 घंटे तक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। वहां उनको रुपयों की थैली भी भेंट की गई। पंजाबी और बंगाली दलितों के संयुक्त मोर्चे ने तय कर लिया था कि बाबा साहब को हर हालत में जिताकर संविधान सभा में भेजना है। गरीब दलित आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रचार के लिए मन से लगे रहते थे। सभी को मालूम था कि बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं घुसने देने की साजिश चल रही। ऐसे में उन्हें जिताने के लिए कड़ी मेहनत करनी है।
पूरे देश के दलितों की नजर बाबा साहब के चुनाव पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने प्रिय नेता व उदारक की जीत देखना चाहते थे, जबकि कांग्रेस उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। बाबा साहब को बंगाल विधानसभा के एंग्लो इंडियन सदस्यों से समर्थन प्राप्त होने की आशा थी, लेकिन उन्होंने अपनी मांग के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधि नहीं लेने पर विरोध के रूप में एंग्लो इंडियन विधायकों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस तरह कांग्रेस ने बाबा साहब की जीत में रोड़ा अटका दिया। आखिर चुनाव का दिन आया। बंगाल विधानसभा परिषद भवन के पास हजारों दलित पहुंच गए। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी गोली की चिंता किए बिना भवन तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारी भीड़ अंबेडकर जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। पंजाब के एक युवा दलित ने तो चेतावनी तक दे दी थी कि यदि हमारे बाबा साहब को हराने की साजिश सफल हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। बंगाल में इस चुनाव की कमान जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभाल रखी थी और इस दिन आंदोलन का नेतृत्व भी वही कर रहे थे। दरअसल मंडल ने ही बाबा साहब को आग्रह किया था कि वह बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़े और अंबेडकर ने हाँ कर दी। इसके लिए जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान था। बंगाल से जीत बाबा साहब की झोली में थी। आखिर 20 जुलाई को चुनाव का नतीजा आ ही गया और दलितों की एकता व मेहनत रंग लाई। बाबा साहब न सिर्फ जीते बल्कि पूरे देश में निर्दलीय उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा वोट मिले। यहाँ तक कि बंगाल अधिकृत कांग्रेस के एक बड़े नेता शरत चंद्र बोस से भी बाबा साहब को अधिक वोट मिले। उन्हें जिताने के लिए लोगों ने इतनी चाह थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपनी पार्टी आदेश को तोड़ कर बाबा साहब को वोट दिया। इस जीत से देश के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। कलकत्ता शहर में जीत के जश्न में बड़ा जुलूस निकाला। इस जीत के साथ निराशा के माहौल में फिर से आशा की किरण जागी। दलितों को इस बात का भारी संतोष हुआ कि बाबा साहब जैसे योग्य, निडर व विद्वान नेता संविधान में पहुंच गए तो उनकी मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। एक समय पटेल ने तो यह तक कह दिया था कि मैंने संविधान सभा के दरवाजे तो क्या खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिए। देखते हैं कि अंबेडकर उसमें कैसे घुसता है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिभा व विद्वता की आभा बहुत तेज थी। वे अपनी योग्यता के आधार पर चुनकर आए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर अंबेडकर सीधे रास्ते से विधान परिषद में आ नहीं सके और बंगाल जाना पड़ा। जब गांधी जी को मालूम हुआ कि अंबेडकर यूरोपियनों के वोट से चुने जाकर विधान परिषद में आ जाएंगे तो उन्होंने यह अड़ंगा लगा दिया कि बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को अपने वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब बंगाल की विधानसभा में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग की सहायता से विधानसभा में पहुंचे। आम चुनाव में अंबेडकर की शेड्यूल फेडरेशन का बंबई विधानसभा में एक भी सदस्य जीतकर नहीं आ पाया था। इसलिए बंगाल विधानसभा के दलित वर्ग के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रस्तावित किया। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शिक्षा की अलग जगाई। बाबा साहब चारों ओर से अपने विरोधियों से घिरे हुए थे। शोषितों के कल्याण का जुनून दिन रात उनके मन में रहता था।
शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक जिम्मेदारियां, तनाव व आशंकाओं के बावजूद वह सृजनात्मक कामों में भी लगे रहे। किताबें खरीदना और पढ़ना उनका शौक नहीं, खुराक थी। वे जब कहते थे कि पढ़ो लिखो, तो उन्होंने स्वयं इसके लिए उस जमाने में उच्च दर्जे के शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उनके मन की मुराद 20 जून 1946 को पूरी हुई। उस दिन पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की नींव डाली गई। वे इसके लिए काफी कोशिश कर रहे थे। सोसाइटी के द्वारा 20 जून 1946 को अपने कॉलेज का शुभ आरंभ हुआ। यह कॉलेज आगे जाकर देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में एक माना गया। इस कॉलेज का नाम बुद्ध के मूल नाम पर सिद्धार्थ कॉलेज रखा गया। यह कॉलेज शुरू में क्यूंज रोड पर छोटे कुटियानुमा कमरों में चलाया जाता था। बाद में फोर्ट इलाके में 2 भवन में कवा व अर्बर्ट बिल्डिंग को खरीदकर शामिल किया गया। इनमें पहले भवन का नाम बुद्ध भवन और दूसरे का आनंद भवन रखा गया। 1951 में सिद्धार्थ कॉलेज का कामकाज इन्हीं भवनों में लाया गया, जहां कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1953 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स और 1955 से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ बहुत ही गौरवशाली इतिहास के साथ संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद पीपुल एजुकेशन सोसाइटी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद भी यह मिशन जारी रखा और 1972 में वाडाला में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स शुरू किया। बम्बई से दूर औरंगाबाद में भी बाबा साहब का प्रिय शहर था। वहाँ भी कई सालों की मेहनत के बाद एक बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित किया, जिसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के नाम पर नागसेन वन रखा गया। यहाँ जो बड़ा संस्थान खोला, वहाँ पहले कब्रिस्तान था, जिसका समतल बनाने में बहुत मेहनत लगी। स्वयं बाबा साहब जब भी वहां जाते तो काम में हाथ बटाते थे। आखिर इस भवन कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज रखा गया। राजा मिनांडर मिलिंद ने भिक्षु नागसेन के साथ जीवन दर्शन, धर्म आदि पर लंबे सवाल किए थे, जिसके सवाल जवाब मिलिंद प्रश्न के नाम से ग्रंथ के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद का नागसेन वन व मिलिंद कॉलेज बाबा साहब के सृजनात्मक सोच के जगमगाते उदाहरण है। सोसाइटी ने उस महाड़ में भी एक कॉलेज खोल दिया, जहां कभी इनके मसीहा को तालाब का पानी छूने से मना कर दिया था, जहां गालियां मिली, पत्थर फेंके गए। बाबा साहब उनके अनुयायियों ने ज्ञान की ज्योति जलाई। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी व उसके द्वारा स्थापित किए गए शिक्षण संस्थान ने जहां लाखों गरीब शोषित विद्यार्थियों को जीवन की सच्ची राह बताई है, वहीं आज की पीढ़ी को भी सीख दे रही है कि हम पढ़ लिख कर ज्ञान व धन को सिर्फ जोड़े नहीं, बल्कि समाज को लौटाना भी है। व्यक्ति कितना मान ही क्यों ना हो, राष्ट्र हित से बड़ी नहीं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सत्याग्रह गत पकड़ रहा था। 19 जुलाई 1946 को बंबई विधानसभा के मुख्यमंत्री खे ने फेडरेशन के बारे में बेतुकी टिप्पणी की थी। जवाब में बाबा साहब ने पुणे में एक इंटरव्यू में कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ने का तय कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण सवर्ण हिंदुओं व मुस्लिमों को करने का भी तय कर लिया है।
तो सत्ता हस्तांतरण के बाद बनने वाले भारत के संविधान में इस देश में रहने वाले 7 करोड़ अछूतों का क्या हिस्सा व हक होगा। उन्होंने कहा कि पुणे का सत्याग्रह तो देश में होने वाले हर शहर के आंदोलन की शुरुआत है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है। फिर सत्याग्रह का रास्ता गांधी जी व कांग्रेस की कोई बपौती नहीं है और न ही वह इसके प्रथम प्रेरता हैं। यह भी कहा कि जब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को जीतने ही नहीं दिया गया है तो इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें वोट देने से वंचित कर दिया। इसी दशा में हमें भी पूना पैक्ट से बांध कर रखना कहाँ का न्याय है। सत्याग्रह की सफलता का असर यह हुआ कि सरकार को बंबई विधानसभा के चालू सत्र को स्थापित करना पड़ा। हालात की गंभीरता को समझकर कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से बातचीत करना ठीक समझा और बंबई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एस के पाटिल सिद्धार्थ कॉलेज बंबई में डॉक्टर अंबेडकर से मिले। 27 जुलाई को जोशी व पाटिल डॉक्टर अंबेडकर को साथ लेकर पटेल से मिलाने भी ले गए। सरदार पटेल से पुणे में सत्याग्रह व अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस के व्यवहार के खिलाफ 8 अगस्त को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का एक मोर्चा वर्धा में भी निकाला गया, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने जा रही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे विचार में व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, उसका हित समय राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति कांग्रेसी हुए बिना भी महान राष्ट्रवादी हो सकता है। इस दृष्टि से वह किसी भी कांग्रेसी से बेहतर राष्ट्रवादी हैं। उधर मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई को मिशन के दीर्घकालीन और अंतकालीन दोनों प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया और पूर्ण पाकिस्तान की मांग की। इस मांग के अनुसार मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को खुला संघर्ष दिवस मनाकर आरोवाली में मुसलमानों ने सवर्ण हिंदुओं व अछूतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। भारत के कई भागों में हुए सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। अंबेडकर के आक्रोश की लाखों वजह थी। जब मुस्लिम लीग ने मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तो वायसराय ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बिना शर्त आमंत्रित किया। 24 अगस्त को अंतरिम सरकार के 14 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें दलित वर्ग के सदस्य के रूप में जगजीवन राम का नाम था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर फेडरेशन की पूना में हो रही मीटिंग में थे। उन्होंने जल्दी ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली को टेलीग्राम भेजकर मांग की कि केंद्रीय सरकार में कम से कम 2 सीटें अछूतों को मिलनी चाहिए। कांग्रेस द्वारा बनाए मंत्रिमंडल में सिर्फ एक व्यक्ति को लेना दलितों के साथ सरासर अन्याय था। डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही दलितों के प्रतिनिधि के रूप में आगे थे और योग्य भी थे। अब उन्हें नकारना एक तरह से अपमान ही था। मंत्रिमंडल में नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जान मथाई, बलदेव सिंह, सफाउत
अहमद खां अली, जाहिर सिंह, एच भाभा और जगजीवन राम थे। 2 सितंबर को मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाल लिया। मुस्लिम लीग ने पहले तो अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन उसे लगा कि सत्ता पर पूरी तरह से कांग्रेस ही आसीन हो जाएगी, तो बाद में सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। मुस्लिम लीग ने अपने कोटे के 5 सदस्यों में लियाकत अली खां, चुंदरी गर अनवर, रब निस्तर, गजफ्फर अली खां के अलावा पिछड़े वर्ग के जोगेंद्र नाथ मंडल को भी शामिल किया। इस प्रकार अंतरिम सरकार में दलितों को 2 स्थान मिले। कांग्रेस को अपने कोटे के सदस्यों में एक कांग्रेसी मुस्लिम शामिल करने का जवाब देने के उद्देश्य से ही लीग ने जोगेंद्र नाथ मंडल को लीग के सदस्यों में स्थान दिया था। लेकिन यह बात जब गांधी जी, कांग्रेस व हिंदू समाज सभी को बहुत अखरी। 16 अगस्त 1946 को गांधी जी ने शाम की प्रार्थना के बाद अपने भाषण में कहा कि लीग ने अपने कोटे के 5 स्थानों में से एक पर एक हरिजन को लिया जाना मुझे अच्छा लगना चाहिए, लेकिन मैं धोखा क्यों दूं? मुझे सदमा पहुंचा है। मिस्टर जिन्ना कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं, फिर हरिजन किस राष्ट्र में है? डॉक्टर अंबेडकर के आक्रोश की लाखों वजह थे। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व स्वीकार करके मुसलमानों को सरकार में संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखा कि अछूत समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। सच्चाई तो यह है कि गांधी जी और कांग्रेस ने अछूतों के उद्धार के बजाय मुस्लिमों के उद्धार का ख्याल अधिक रखा। जोगेंद्र नाथ मंडल को लेने से फेडरेशन की 2 सीटों की मांग तो जैसे तैसे पूरी हो गई। अस्थायी सरकार की घोषणा के तुरंत बाद फेडरेशन की कार्यकारिणी के नागपुर में एक बयान जारी कर जगजीवन राम से अनुरोध किया कि वह इस पद को स्वीकार नहीं करें, क्योंकि मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर न्याय नहीं किया गया है। फेडरेशन ने दलितों को अपने मोर्चे की गति तेज करने को कहा और यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके सम्मान में दी गई उपाधियों को लौटा दी जाए। इसके साथ ही कानपुर में भी सत्याग्रह शुरू कर दिया गया और देश के अन्य भागों में भी सत्याग्रह शुरू हो गया। अंबेडकर ने चिताया देश गृह युद्ध के मुहाने पर लंदन रवाना। सरकार के फैसले के विरोध में सत्याग्रह व पत्रों का सरकार पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए बाबा साहब एक आखिरी कोशिश करने के लिए 15 अक्टूबर 1946 को कराची मार्ग से होकर ब्रिटेन के लिए निकल पड़े। कराची में पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने ब्रिटेन यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य नहीं बताया। वह लंदन पहुंचकर प्रधानमंत्री व संसद सदस्यों से मिले। वहां पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जब से मुस्लिम लीग ने अस्थायी सरकार में शामिल होने का फैसला किया है, तब से भारत में एक देश पर 2 कौमों की सरकार कायम हो गई है। उन्होंने चेताया कि भारत गृह युद्ध की मुहाने पर है। लंदन में बाबा साहब ने कहा कि लेबर पार्टी की सरकार ने अछूतों का अपमान किया है और उनके हितों के साथ धोखा किया है। इस संबंध में पत्र छपवाकर ब्रिटिश नेताओं को दिए। बाबा साहब अछूतों के हकों के लिए मानो तड़प रहे थे। भारत में विरोधियों का मुकाबला
करने के साथ ब्रिटिश नेताओं को भी मांगों को स्वीकार करने के लिए बार बार पत्र लिखते, टेलीग्राम भेजते और खुद ब्रिटेन जाते रहे। उनकी तो एक ही दिशा थी, अछूतों को अब मानवीय हक मिले, और इन हकों को हासिल करने के लिए पहाड़ जैसी मुश्किलों से भी जूझ रहे थे। वह बहुत ही कठिन दौर था। इधर 26 अक्टूबर 1946 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्य समिति के एक सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल को अंतरिम सरकार में कानून मंत्री बनाकर कांग्रेस ने टेढ़ी चाल चली। इससे दलितों के उचित प्रतिनिधित्व की मांग फीकी पड़ गई। 30 अक्टूबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश नेताओं से मिले। प्रधानमंत्री इटली और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलकर पूरी बात बताई। वह चर्चिल व सेमुअल होरे से भी मिले। 5 नवंबर को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की भारत कमेटी को हाउस ऑफ कॉमन्स में संबोधित किया। मौखिक रूप से तो ब्रिटिश नेताओं ने अंबेडकर की मांगों के साथ खूब सहानुभूति जताई, लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ मदद नहीं कर सके। लेबर पार्टी के सदस्यों की अछूतों की समस्याओं के बारे में कोई रुचि नहीं थी। जातीय समस्या पर फिर से चर्चा करना उन्हें मुश्किल लग रहा था। कैबिनेट मिशन ने पहले ही लंदन जाकर कह दिया था कि अछूतों का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस करती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी घोषणा ऐसी ही की थी कि वायसराय की काउंसिल में 14 सदस्य होंगे, जिनमें एक दलित होगा, और उसका चुनाव भी कांग्रेस करेगी। अंतरिम सरकार बनने पर यही हुआ। कांग्रेस ने जगजीवन राम को चुन लिया। बाबा साहब की लंदन यात्रा व्यर्थ गई। प्रधानमंत्री के नुमाइंदों ने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वह सही है, और सलाह दी कि आप अछूतों के अधिकारों के लिए अब प्रांतीय विधानसभा में कोशिश करो। निराशा के साथ बाबा साहब वापस भारत आ गए। बाबा साहब की राय के हर मोड़ पर कांटे ही कांटे बिछे हुए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि एकाएक सारा राजनीतिक दृश्य बदल कैसे गया। मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अंतरिम सरकार से ब्रिटेन भी राजी था। दरअसल दिल्ली में सेठ बिल्डा रोज प्रार्थना सभाएं आयोजित करवाते थे, जिसमें गांधी जी विराजते थे, और उन प्रार्थना सभाओं में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिकला, रेस एलेक्जेंडर आदि बड़े ब्रिटिश राजनयिकों को आमंत्रित कर उन्हें प्रभावित करने की जो कोशिश की गई वह सफल हुई, और जो गांधी जी व कांग्रेस चाहते थे वही हुआ। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटेन जाकर प्रधानमंत्री को यही कहा कि अछूतों के प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस व गांधी ही है, और बाद में जो खेल खेला गया वह जग जाहिर है। बाबा साहब की राय के हर मोड़ पर कांटे ही कांटे बिछे हुए थे। पहाड़ जैसी पीड़ा थी, लेकिन वह मशाल लिए रात दिन कटीले उबड़ खाबड़ पथरीले विकट रास्तों में भी हिम्मत व हौसले के साथ चल रहे थे। उनकी मुश्किलों के बारे में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेखन द्वारा सृजन करने वाला व विचारक व चिंता घोर निराशा के माहौल में भी कलम को चलाता रहा और ऐतिहासिक रचनाएं लिखी। कलम को उन्होंने कभी नहीं रोका और किताबों के पन्नों को हमेशा खुले ही रखा। इन्हीं दिनों उनकी नई पुस्तक शूद्र कौन
प्रकाशित हुए, जिसमें उन्होंने चाटुकार इतिहासकारों के झूठे पुलंदों को नकारते हुए लिखा कि शूद्र कभी देश में शासक थे। वे दास व दस्यु लोग के थे और ब्राह्मणों के साथ हुए युद्ध में साजिश के द्वारा हराकर शूद्र बना दिया गया। ब्राह्मणों ने ऐसे क्षत्रिय योद्धा शासकों को पवित्र पहनावे से इनकार कर शूद्र के नाम से चौथे वर्ण में पटक दिया, जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। शूद्र वर्ण में डालकर सिर्फ सेवा करने का काम सौंप कर भयंकर शोषण किया। यह किताब उन्होंने अपने गुरु ज्योतिबा फुले को समर्पित की। बंबई लौटने पर एक अखबार के साथ इंटरव्यू में कहा कि अब यह आशा करना व्यर्थ है कि अछूत समाज हिंदू समाज में एक रूप हो जा पाएगा। अंतरजातीय विवाह और एक साथ खान पान से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन। डॉक्टर अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के राजनीतिक हालात का अध्ययन करने के बाद 3 जून 1946 को 2 केंद्रीय सरकारों और 2 संविधान सभाओं की घोषणा की। नेहरू व गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर दबाव डाला कि वह भारत के विभाजन को स्वीकार कर ले। कितना विरोधाभास था, जिनमें दूसरी तरफ विभाजन का समर्थन करने वालों से वे यह कह रहे थे कि भारत के टुकड़े करने से पहले मेरे टुकड़े कर दो। आखिर विभाजन को स्वीकार कर लिया। दरअसल कांग्रेस तो जितना जल्दी हो सके सत्ता के सिंहासन पर बैठना चाहती थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान समिति की बैठक हुई और काम शुरू किया। डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बाद में समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना। इस सभा में 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के संबंध में एक प्रस्ताव रखा व शानदार भाषण दिया। पंडित नेहरू के इस प्रस्ताव में प्रसिद्ध न्याय विशेषज्ञ सर M.R. जयकर ने एक संशोधन किया। उन्होंने कहा कि नेहरू के प्रस्ताव को तब तक रोक दिया जाए जब तक मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतों के रजवाड़े व नवाब संविधान सभा में भाग नहीं लेवे। विद्वान व सौभ नेता सर जयकर के इस गण प्रस्ताव का सदन में भारी विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जयकर के संशोधन का सुझाव समर्थन किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने विचार रखने तथा समस्या को सुलझाने का आग्रह किया। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को भाषण के लिए आमंत्रित किया, सदस्यों को लगा कि सदन में जिस प्रकार डॉक्टर जयकर के खिलाफ हो हल्ला हुआ था, कांग्रेस विरोधी डॉक्टर अंबेडकर की भी यही फजीयत होने वाली है और कांग्रेस सदस्य तो चाहते भी यही थे। वे तो ताक में बैठे थे कि डॉक्टर अंबेडकर बोले और विरोध में हल्ला करें। ऊंची कदकाठी व आकर्षण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अंबेडकर ज्यों बोलने के लिए खड़े हुए, सबकी नजरें उन पर टिक गई। डॉक्टर अंबेडकर भाषण की शुरुआत से पहले अपने ज्ञान व योग्यता के बल पर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कुछ सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर के
विलक्षण प्रतिभा के बारे में तो सुना था, लेकिन भाषण पहली बार सुनने जा रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर का चेहरा ज्ञान के ओजस्व से चमक रहा था। वेशभूषा में वह आकर्षण लग रहे थे। उनके विचार में किसी भी पार्टी या महान नेता की तुलना में राष्ट्र बड़ा था। देश को दिशा देने वाला उस दिन का भाषण ऐतिहासिक था। वह अपनी सीट से खड़े हुए चारों ओर नजर घुमाए। सभा में देश के जाने माने विद्वान नेता बैठे हुए थे। गंभीर स्वर व आत्मविश्वास के साथ भाषण की शुरुआत की। कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम लोगों ने एक दूसरे के विरोध के लिए युद्ध छावनियां बनाई हैं, और शायद मैं भी युद्ध की छावनी का एक नेता हूं। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे विश्वास है कि ऐसा समय और परिस्थितियां बनेंगी कि कोई शक्ति इस देश को एक व संगठित होने से नहीं रोक पाएगी। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि देश में अलग अलग जातियों व संप्रदायों के बावजूद हम किसी न किसी रूप में संगठित जरूर होंगे। हम एक राष्ट्र बनेंगे। मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हालांकि मुस्लिम लीग भारत में बंटवारे के लिए आज आंदोलन कर रही है, लेकिन एक दिन उन्हें भी यह एहसास होगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि संगठित व अखंड भारत सबके लिए बेहतर है। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र को कमजोर करने की नीति की आलोचना की करते हुए कहा, मैं इस संबंध में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना आपके लिए शोभाजनक या ठीक है? क्या ऐसा करना अक्लमंदी है? सत्ता अलग बात और बुद्धिमानी दूरदर्शिता अलग बात है। लोगों का भविष्य तय करते समय नेता, व्यक्ति या पार्टी की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को दृढ़ता से अपील की कि एक बार फिर से समझौते की कोशिश करें। संगठित व अखंड भारत का सपना साकार करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समस्या के 3 समाधान हो सकते हैं। एक पार्टी हमेशा के लिए दूसरी पार्टी की शरण में जाए। दूसरा, बातचीत द्वारा शांति स्थापित करना। और तीसरा समाधान युद्ध है। उन्होंने कहा कि युद्ध के विचार से ही उन्हें घबराहट व चिंता होती है। चेतावनी दी कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि संभवतः युद्ध ब्रिटेन व मुसलमानों दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जोश भरे शब्दों में कहा कि यदि किसी को यह लगता है कि इस समस्या का समाधान युद्ध से हो जाएगा या मुसलमानों को जीतकर उनकी नापसंदगी का संविधान मानने के लिए मजबूर कर देंगे, जबरदस्ती मनवाएंगे, तो यह देश मुसलमान को जीतने के लिए हमेशा युद्ध में ही व्यस्त रहेगा। दार्शनिक वर्ग का कथन है कि सत्ता या शक्ति देना आसान है, लेकिन बुद्धि देना मुश्किल है। अब हम अपने व्यवहार से यह साबित करें कि हमारे पास ताकत भी है और अकल भी। भाषण में पंडित नेहरू के प्रस्ताव के समालोचनात्मक समीक्षा करते हुए खेद जताया कि इसमें समाजवादी सिद्धांतों की कमी है। प्रस्ताव में यह बात कही जानी चाहिए थी कि राज्य के लिए यह संभव होता है कि वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को हकीकत में बदल सके। जैसे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वालों की ईमानदारी झलकती है। मौत के भय से
डर कर उस सूरबीर ने मिशन नहीं छोड़ा। बाबा साहब का भाषण इतना प्रभावशाली व ओजस्वी था कि जो सदस्य हो हल्ला की तैयारी में बैठे थे वे सभी गंभीरता से सुनते रहे और जिस सुझाव के लिए डॉक्टर जयकर का विरोध हुआ था उस सुझाव को विधानसभा में स्वीकार कर लिया। भाषण के दौरान सदस्यों ने बार बार तालियां बजाकर डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान व समर्थन किया। जो सदस्य विरोध की तैयारी में बैठे थे वे अब सहयोग व स्वागत के लिए खड़े थे। कांग्रेस के सदस्य अंबेडकर के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। नेहरू प्रस्ताव पर बहस जनवरी 1947 तक स्थगित कर दी और प्रस्ताव 30 जनवरी 1947 को पास कर दिया। बाबा साहब पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के शैक्षणिक गतिविधियों के प्रसार के लिए बम्बई आ गए। बम्बई में कई दिनों से चल रहे सांप्रदायिक दंगे अभी भी शांत नहीं हुए थे। उनके अनुयायियों पर जगह जगह रूढ़वादियों, हिंदुओं व कांग्रेस के शरारती लोगों द्वारा हमले किए जा रहे थे। जनवरी के आखिरी में एक अछूत कार्यकर्ता देव रुककर की छुरा घोंप कर हत्या कर दी। एक दिन अंबेडकर सिद्धार्थ कॉलेज में थे तो उनके शुभचिंतकों ने आग्रह किया कि उनके निवास राजगृह के आसपास गुंडे चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पलट कर कहा, मैं बुजदिल नहीं हूँ और किताबों से भरे अपने घर राजगृह जरूर जाऊंगा। खतरे की परवाह किए बिना शाम को राजगृह चले गए और इस दौरान बाबा साहब की तरफ किसी की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। बाबा साहब धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा के सख्त खिलाफ थे। वे हर बार मारने की धमकियां देते रहते थे, लेकिन वह सूरबीर कभी डरा नहीं, मौत के भय से अपना मार्ग नहीं बदला। इसके अलावा आमजनों की सभाओं व राजनेताओं व विद्वानों की सभाओं में वे कई बड़े नेताओं, ढोंगी धर्मगुरुओं व अंधविश्वासों से भरे धर्मशास्त्रों की निडरता से आलोचना करते थे। बहादुरी उनके रोम रोम में भरी हुई थी। फिर उनकी ऊंची कद काठी व प्रोबिले व्यक्तित्व के कारण किसी की हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। 21 फरवरी 1947 को डॉक्टर अंबेडकर बिहार प्रांत के अनुसूचित जातियों के 38 सैनिकों की पैरवी करने गए। एक आर्मी कोर्ट में उन पर मुकदमा चल रहा था। उस केस में बैरिस्टर समर्थन माने और बोराले ने भी सहायता की। इसी बीच ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की कि वह जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार, भारत की सत्ता केंद्र सरकार व वर्तमान प्रादेशिक सरकारों को सौंप सर्वणों के शास्त्रागार का सबसे बड़ा हथियार आर्थिक शक्ति। बाबा साहब समय की नब्ज को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। हर काल परिस्थिति में क्या फैसला करना, कहाँ क्या बोलना तथा कहाँ अपनी बात को आगे बढ़ाना, इसमें वह बहुत माहिर थे। उन्हें मालूम था कि संविधान सभा के द्वारा संविधान की रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसलिए दलितों के हितों की बातों का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करने का यह सही समय था। यूं कहें कि एक छोटा संविधान बनाकर संविधान सभा के अध्यक्ष को देना चाहा। यह संविधान उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक नाम से प्रकाशित करवाया। इसमें कहा गया है कि दलितों को केवल उन क्षेत्रों में जिनमें सीटें सुरक्षित है वहां पृथक चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों में वे संयुक्त चुनाव में शामिल हों। इसके अलावा इसमें नागरिकों के अधिकारों का भी विवरण है। किसी राजनीतिक व्यवस्था
विशेष में सामाजिक और आर्थिक ढांचा कैसा हो, इसका भी उल्लेख किया गया है। इसमें समाजवाद को संविधान का अंग बनाने पर जोर दिया ताकि समान कानून से उसे सरलता से बदला जा सके। प्रारूप में कहा गया है कि यदि लोकतंत्र को एक मनुष्य एक मूल्य के सिद्धांत पर जिंदा रखना है तो संविधान को न केवल राजनीतिक ढांचे का निराधारण करना चाहिए बल्कि आर्थिक ढांचे का स्वरूप भी तय किया जाना चाहिए। ज्ञापन में लिखा गया कि संसाधन व उद्योग राज्य की संपत्ति होंगे और सरकार द्वारा चलाए जाएंगे। बीमा राज्य के एकाधिकार में होगा। प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार बीमा करवाएगा। कृषि राज्य उद्योग होगा। उन्होंने लिखा कि समाज में गरीबी कई अपराधों को जन्म देती है। इसके अलावा हिंदू धर्म द्वारा अछूतों पर अत्याचार व अपमान किया जा रहा है। इससे गांव में संघर्ष बढ़ता जा रहा है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हिंदुओं व आर्थिक रूप से कमजोर अछूतों के बीच हो रहा है। आज हिंदुओं के शास्त्रागार का सबसे बड़ा हथियार उनकी आर्थिक शक्ति ही है। ज्ञापन में लोकतंत्र की सफलता व औद्योगिकीकरण पर भी विस्तृत से चर्चा की गई। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 को हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बने। देश में ऐसे माहौल में लोगों को सांप्रदायिक दंगों का दंश झेलना पड़ा। बंगाल और पंजाब में इसका असर ज्यादा रहा। इन प्रांतों का विभाजन लगभग तय हो गया था। वायसराय लॉर्ड वेवल को वापस बुला दिया और उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बनाए गए। उन्होंने कई बार गांधी जी से मुलाकात की और उन्होंने आगामी फैसलों के बारे में कई सुझाव दिए। 31 मार्च को मुस्लिम लीग ने कराची में एक प्रस्ताव पास कर संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली की निंदा की। वायसराय 18 मई को लंदन गए और भारत विभाजन तय हो गया। रियासतों को अधिकार दिए गए कि स्वतंत्रता मिलने के बाद वह भारत या पाकिस्तान किसी भी में भी अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। योजना के अनुसार ही ब्रिटिश संसद ने भारत की आजादी का अधिनियम पास किया। 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में सरदार पटेल द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत एक ऐतिहासिक घोषणा की गई कि छुआछूत खत्म हो गई है। देश में अब किसी भी रूप में छुआछूत शेष नहीं रहेगी और छुआछूत के आधार पर किसी पर अयोग्यता थोपना दंडनीय अपराध होगा। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब कागजी घोषणाओं में भारत के ऊपर सदियों से लगा कलंक धुल गया था। लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के लंबे अरसे बाद भी यह दाग मिटने की बजाय अन्य रूप में फैलता जा रहा है। इस पर कांग्रेस समर्थक अखबारों ने गांधी व कांग्रेस की प्रशंसा में खूब पन्ने भरे, लेकिन ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, स्वामी श्रद्धानंद, अच्युतानंद जैसे कई समाज सुधारकों का जिक्र तक नहीं किया। दुनिया भर के अखबारों में गांधी जी के गुणगान हुए। किसी ने अछूतों की आजादी, मानवीय आजादी की विजय, इतिहास का महान कार्य, विश्व युद्ध के बाद एक रोशनी आदि कई शीर्षकों के द्वारा वर्णन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र, बाबा साहब की देन। अम्बेडकर संविधान समिति की ध्वज समिति के सदस्य थे। देश के ध्वज का स्वरूप क्या हो,
डॉक्टर अम्बेडकर 3 जुलाई 1947 को बंबई आए। देश में राष्ट्र ध्वज कैसा हो, इस पर विचार चल रहा था। बंबई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर भगवे झंडे की मांग की। 10 जुलाई को जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा झंडा अर्पित किया। बातचीत में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मुझे जैसे अछूत के हाथों से संविधान सभा पर भगवा झंडा फहराने का आपका आग्रह विचित्र है।